नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीपीएससी प्री दूसरे चरण के अंतर्गत 11वीं 12वीं कक्षा के शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से एससीईआरटी पर आधारित दिगंत भाग 1 नामक जो पुस्तक है उसके काव्यखंड के ऊपर, जिसमें कि कुल 12 महत्वपूर्ण कवियों को हमने यहाँ शामिल किया है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम एक नोट्स की तरह अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो भी कवि लगे हुए हैं उनके परिचय को हम प्राप्त करेंगे और साथ में परीक्षोपयोगी जो भी रचनाएं लगी हुई हैं उनके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो एससीईआरटी आपके पाठ्यक्रम में भी इस पुस्तक का जिक्र है। एनसीईआरटी पर हमने केवीएस के दौरान पहले ही चर्चा कर ली है, आप चाहें तो उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। बाकी दूसरे पक्ष को ध्यान में रखते हुए हमने एससीईआरटी की पुस्तक में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अपने लिए पूरे वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी नोट्स बनाएंगे। जब हम चर्चा करेंगे तो आपको कई ऐसे पुराने तथ्य भी देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर को आपको रिवीजन के तौर पर भी देखना है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कवियों के ऊपर। सबसे पहला नाम जो आप देख रहे हैं वो नाम है विद्यापति। और जब बीपीएससी की चर्चा की जाए और विद्यापति की चर्चा न की जाए तो कोई भी परीक्षा अधूरी सी प्रतीत होगी। यानी कि विद्यापति एक तरीके से बिहार के प्रतिनिधि कवि के तौर पर जाने जाते हैं। तो यहाँ से हर हालत में एक सवाल आना ही आना है, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए। तो विद्यापति पर हम संक्षेप में बहुत ही परीक्षोपयोगी तरीके से कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, जिसमें इनका जन्म 14वीं शती के उत्तरार्ध में माना जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि 1360 ईस्वी के आसपास में हुआ था। और जब भी विद्यापति की चर्चा की जाएगी तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि इनका संबंध आदिकाल से है। कुछ कवि इन्हें कुछ आलोचक जो है इन्हें संक्रमणकालीन कवि के तौर पर भी देखते हैं। और हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो तो कंफ्यूज हो गए कि इनको आदिकाल में रखा जाए या फिर भक्ति काल में रखा जाए, क्योंकि आदिकाल और भक्ति काल दोनों के मिलन बिंदु पर इनका समय आता है। तो इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको फुटकल खाते के अंतर्गत रख दिया है। तो इस जानकारी को भी आपको ध्यान में रखना है और अगर और गंभीरता से देखना है तो प्रकरण को भी ध्यान में रखना है कि प्रकरण 4 के अंतर्गत विद्यापति का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो इस तरीके से जन्म को लेकर हर आदिकालीन कवि के बारे में संदेह रहा है। अनुमान ही लगाया जा सकता है कि इनका जन्म किस समय हुआ होगा। तो मोटे तौर पर आप ध्यान में रखिए कि 14वीं शताब्दी के आसपास में विद्यापति का जन्म हुआ। इनका निधन 15वीं शती में हुआ, अनुमानतः 1448 ईस्वी में। यानी कि लगभग 100 साल या 90 साल के आसपास तक विद्यापति जीवित रहे। जन्म स्थान इनका रहा विसपी नामक ग्राम, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है, जिसको अगर हम विस्तार से कहें तो दरभंगा का जो इलाका है उधर ही एक मधुबनी जिला है। वर्तमान समय में बिसपी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम अगर देखें तो हासिनी देवी माता का नाम और पिता का नाम गणपत ठाकुर था। शिक्षा गुरु के तौर पर देखा जाए तो पंडित हरि मिश्र इनके गुरु थे और मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान भी थे। जाहिर सी बात है कि विद्यापति के गुरु होंगे तो अपने इलाके के ये कहीं न कहीं विद्वान व्यक्ति होंगे। आपको ध्यान में रखना है कि विद्यापति के भी गुरु थे। आगे चलकर हम भक्तिकालीन कवियों को देखते हैं तो हर कवि के कोई न कोई गुरु है, यानी गुरु शिष्य परंपरा भक्ति काल की एक खास विशेषता रही है। लेकिन उसकी शुरुआत आप देख रहे हैं कि आदिकालीन कवि विद्यापति से हो जा रही है। तो पंडित हरि मिश्र को आपको ध्यान में रखना है कि वो विद्यापति के गुरु थे। आश्रयदाता के रूप में मिथिला नरेश कीर्ति सिंह, शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मा देवी के राज दरबार में रहा करते थे, उनके आश्रय में थे। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। और आप देखेंगे कि विद्यापति की जो कुछ प्रमुख रचनाएं वो अपने दरबारी शासकों के लिए, यानी जिसके दरबार में रहते थे, उनको समर्पित है, जिसमें कि कीर्ति लता, कीर्ति पताका 2 बेहतरीन रचनाएं हैं जो कि विद्यापति की
क्रमशः कीर्ति सिंह के ऊपर उनको समर्पित है। रानी लक्ष्मा देवी और शिव सिंह को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक रचना लिखी, पदावली, जिसमें कि राधा कृष्ण को प्रतीक के तौर पर शिव सिंह और लक्ष्मा देवी को रखा गया है। तो अगर हम आश्रयदाता के रूप में देखें तो विद्यापति कीर्ति सिंह, शिव सिंह और रानी लक्ष्मा देवी के शरण में रहे, उनके आश्रय में रहे। विद्यापति से संबंधित उपाधियां भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कई इनको उपाधियां दी गई हैं, जिसमें कि अभिनव जयदेव विद्यापति के लिए, कवि शेखर विद्यापति के लिए और मैथिल कोकिल, ये भी विद्यापति के लिए उपाधियां हैं। अभिनव जयदेव इसलिए कहा गया कि इन्होंने जो पदावली लिखी है जिसमें राधा कृष्ण को आधार बनाया, तो जयदेव की इसमें छवि दिखाई पड़ती है, इसलिए इनको कहा गया अभिनय जयदेव। जैसे आप पढ़ते होंगे कि आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक कबीर इत्यादि, तो क्रमशः महादेवी वर्मा और नागार्जुन का नाम लिया जाता है। उसी तरीके से संस्कृत के जो कवि थे जयदेव, उनका थोड़ा बहुत प्रभाव हमें विद्यापति के ऊपर दिखाई पड़ता है, इसलिए इनको अभिनव जयदेव कहा गया। मैथिल कोकिल भी उपाधि पदावली के कारण ही दी गई है, क्योंकि विद्यापति एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले लोक बोली यानी देशी बोली को केंद्र में रखा। पदावली जब रचनाएं अपभ्रंश, संस्कृत, अवहट में लिखी जा रही थी, तब विद्यापति ने मैथिली भाषा में लिखने का प्रयास किया। इनका एक बहुत खास कोटेशन आता है, देशील बयाना सब जन मिठा ते तैसन अवहट्टा। देशी बोली पर इन्होंने जोर दिया। विद्यापति की रचनाएं ढेर सारी हैं, अगर आप देखेंगे तो 14 के आसपास में, लेकिन परीक्षाओं में कौन कौन सी पूछी जाती हैं? कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका और पदावली। कम से कम इन रचनाओं को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो विद्यापति पर हो गई बात। अब दूसरे जो कवि हैं उनका नाम है कबीर। कबीर जिनका जन्म अनुमानतः माना जाता है कि 1398 ईस्वी के आसपास में हुआ है। यहाँ पर 99 लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर किताबों में आप देखेंगे 1398 में लिखा गया। और इनके जन्म को लेकर एक पंक्ति भी सुनाई जाती है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, पूर्णिमा 1456 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। निधन अनुमानतः 1518, कई जगहों पे 1520 लिखा गया। ये देखिए सभी अनुमान से, इसलिए आपको जितनी भी तिथियां यहाँ पर दी गई हैं सबको ध्यान में रखना है। इनका जो जन्म स्थान था काशी, वाराणसी, और इनका निधन जो हुआ मगहर, बस्ती में। और इसकी भी कहानी है कि जन्म लेना कबीर के हाथ में था, तो वो काशी में, कबीर के हाथ में नहीं था तो काशी में इनका जन्म हो गया। लेकिन काशी की एक खास विशेषता है कि जिसका निधन यहाँ पर होता है वो स्वर्ग में सीधे सीधे जाता है या फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका विरोध करते हुए जो कबीर हैं उन्होंने अपने शरीर को मगहर में त्यागा, जो कि बस्ती जिला में, जो कि उत्तर प्रदेश में। इनके माता पिता हैं नीमा और नीरू। अगर देखा जाए इनका जो व्यवसाय था, व्यवसाय के रूप में, तो ये बुनकर संप्रदाय से जुड़े हुए थे, बुनकर समाज से जुड़े हुए थे बल्कि कहा जाए, ठीक है। और इनके दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। इनका संबंध रामावत संप्रदाय से भी था, जो कि रामानंद इसके प्रवर्तक के तौर पर थे। वैष्णव संत के रूप में भी कबीर को जाना जाता है, ठीक है ना। तो रामानंद एक ऐसे गुरु थे जिनको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये आकाश धर्मा गुरु, और लगभग इनके 12 शिष्यों की भी चर्चा की जाती है। तो उन्हीं के शिष्य थे कबीर। कबीर की रचनाओं में ज्यादातर बस एक ही रचना की चर्चा की जाती है, वो है बीजक, जो कि 3 भागों में बटी हुई है, ठीक है। बीजक जिसका संपादन किया था इनके शिष्य धर्मदास ने। तो देखिए यहाँ पर सभी तथ्य आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये तथ्य जरूर भरे हुए हैं, केवल आपको सामने लाके प्रस्तुत करना है। तो देखिए मोटी मोटी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, लेकिन जो चीजें गौण रूप से आपके मन में उनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर नए के लिए नहीं है बल्कि पुराने के लिए है, और आपको सचेत करने के लिए है कि SCERT की पुस्तक आपके पास नहीं है तो आपको हताश निराश नहीं होना है, बल्कि इस वीडियो लेक्चर को भी समय निकालकर थोड़ी देर तक देख लेंगे तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो कबीर पर चर्चा हमने कर दी मोटी मोटी चीजों को लेकर। अब बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई जिनके जन्म को लेकर काफी डिबेट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
और तमाम जो आलोचक हैं उन्होंने इनके जन्म को लेकर अलग अलग ईयर निर्धारित किया गया है। कई जगहों पे इनका जन्म 1516 बताया गया है, कई जगहों पे इनका जन्म 1504 बताया गया है। ठीक है, जिसको लेकर विवाद है। इनका निधन 1558 और 63 के बीच में माना जाता है। जन्म स्थान इनका जो रहा राजस्थान के मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में हुआ था। यहां पर आपको कुड़की ध्यान में रखना है, क्योंकि हम सारी चीजों को पढ़कर जाएंगे और अगर मीराबाई की जन्म स्थान को अगर हम नहीं ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि यही सवाल हमारे लिए बहुत बड़ा साबित हो जाए। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान के मेड़ता के समीप कुड़की में हुआ था। इनके पिता राठौर रतन सिंह राव दादू जी के पुत्र और जोधपुर नगर बसाने वाले राव जोधा जी के पौत्र के रूप में जाने जाते हैं। इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह। यानी कि आप देख रहे हैं कि मीराबाई सामान्य परिवार की महिला नहीं थी, बल्कि राजघराने से इनका संबंध था। ठीक है, और हमने प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने इस लेक्चर के पहले प्रस्तुत किया था, जिसमें एक हम लोगों ने देखा प्रश्न मीराबाई को लेकर। इनके विवाह के बारे में अगर बात करें तो चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राणा भोजराज से इनका विवाह 1516 ईस्वी में हो गया था। देखिए, विवाह का जिक्र यहाँ पर 1516 में, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत जल्दी बाल विवाह की तरह ही मीरा का भी विवाह हुआ था। विवाह के 7 वर्षों के बाद भोजराज का निधन हो गया। इसके बाद मीराबाई के संघर्ष के दिन शुरू होते हैं। अगर रचनाओं की बात करें तो गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि प्रमुख रचनाएं रही। तो खासतौर से ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद। ठीक है, तो इन रचनाओं को ध्यान में रखिए। तो मीराबाई को आप देख लिए कि संक्षेप में हम कैसे इनको पढ़ सकते हैं। अगली जो कवित्री हैं इनका नाम है सहजोबाई। सहजोबाई का जिक्र प्राय इतिहास में भी बहुत कम मिलता है और हम ध्यान भी बहुत कम देकर जाते हैं कि सहजोबाई, लेकिन बीपीएससी के परीक्षा के कारण हम एससीईआरटी की पुस्तक को देख रहे हैं, तो ये सहजोबाई के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम देखेंगे। जन्म इनका 1725 ईस्वी में हुआ। निधन कब हुआ इसकी कोई खास जानकारी नहीं है। जन्म स्थान परीक्षितपुरा जो कि दिल्ली के निकट है, वहां हुआ था। पिताजी का नाम हरिप्रसाद भार्गव, दीक्षा गुरु चरणदास जो कि प्रसिद्ध संत कवि थे, और आजीवन ये अविवाहित रही। जहां आप देख रहे हैं कि मीराबाई का विवाह हुआ, लेकिन सहजोबाई का विवाह नहीं हुआ, अविवाहित रही। इनकी जो खास रचना जो प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती है वो है सहज प्रकाश। ठीक है, तो सहजोबाई के बारे में ये संक्षिप्त जानकारी थी, आपको ध्यान में रखना है। सहज प्रकाश, इनके गुरु कौन थे और पिताजी का नाम अगर ध्यान में रखें, स्थान का नाम भी ध्यान में रखें तो बेहतर हो सकता है। अब बात हम करते हैं सीधे आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। संयोग से हम समानांतर नाटक पर भी चर्चा कर रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। अब कवि के तौर पर देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी कविता में क्या योगदान रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1885 ईस्वी को हुआ। निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी। यानी कि आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कुल 35 वर्ष तक ही जीवित रहे। जब हम वर्तमान समय में अगर उम्र की दृष्टिकोण से देखें तो नौकरी की खोज में है, तब तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने कि हिंदी साहित्य में बहुत कुछ करके इस दुनिया को छोड़ चुके थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में और निधन 1885 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान इनका वाराणसी उत्तर प्रदेश रहा। माता पिता के नाम पर चर्चा करें तो माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम गोपाल चंद। अगर गोपाल चंद भी कविता लिखते थे और इनका कवि नाम है गिरिधर दास। नाटक पढ़ेंगे तो एक तथ्य आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खुद अपने पिताजी के ही नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है। नहुष करके इनके पिताजी ने नाटक लिखा था। तो कई जगहों पे गोपाल चंद नाम आता है और कई जगह पे गिरिधर दास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि आधुनिक हिंदी कविता या फिर आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, उनके पिताजी भी साहित्य से जुड़े हुए थे।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की शिक्षा की बात करें तो मुख्यतः घर पर स्वाध्याय द्वारा इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बहुपठित, बहुश्रुत, विविध विषयों का ज्ञान इनके पास था। आप देख रहे हैं कि स्वाध्याय किसी भी व्यक्ति को कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है। आपको स्वाध्याय पर जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा और कम से कम भारतेंदु हरिश्चंद्र से इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा। भाषा ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी आदि अनेक भाषाओं में ज्ञान हासिल किए हुए थे। और कैसे किए थे? स्वाध्याय के द्वारा। प्रमुख रचनाओं में काव्य के तौर पर प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, जातीय संगीत, विजय वल्लरी आदि प्रमुख इनके काव्यगत रचनाएं। और वर्षा विनोद आप देखेंगे कि परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है और इसी से मिलता जुलता इन्हीं के समकालीन एक कवि हैं जिन्होंने वर्षा बिंदु नाम से रचना की हुई है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान में रखना, इसलिए मैंने इसको घेर भी दिया। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्यगत रचनाएं, कविता परक रचनाएं हैं, उनमें आप देखेंगे प्रेम शब्द ज्यादा लगा हुआ है। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, ठीक है, विजय वल्लरी, ये सब इनकी काव्यगत रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों में भी काफी अपना अहम रोल निभाया, चाहे वो मौलिक नाटक की बात हो चाहे अनुदित नाटक की बात हो। तो नाटकों में मोटे तौर पर विद्या सुंदर, रत्नावली, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली। बाकी आपको विस्तार से भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को देखना है तो इस पे मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन ये सचेत करते हुए जरूर मैं कहूंगा कि जब मैंने विद्या सुंदर का नाम लिया तो आपके मन में तुरंत इसका प्रकाशन वर्ष इत्यादि आ जाना चाहिए। अंधेर नगरी की बात की तो आ जाना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण है उनका आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या प्रकाशन वर्ष है। गद्य की बात करें तो वैष्णव सर्वस्व नाम से इन्होंने गद्य लिखा। एक कहानी लिखी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, स्वर्ग में विचार सभा, ठीक है। इनकी संपूर्ण रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली में मिल जाएंगी या फिर भारतेंदु समग्र नाम से पुस्तक निकली हुई है। और इस वीडियो लेक्चर को बनाते हुए यहाँ पर जैसे ही मैंने भारतेंदु ग्रंथावली देखा तो हमारे गुरुजी रहे, हमारे सुपरवाइजर रहे, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह की पुस्तक उन्होंने भी भारतेंदु ग्रंथावली नाम से संपादन किया हुआ है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं जेएनयू में ये पुस्तक आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी और चाहे तो इसको दरियागंज इत्यादि से खरीद भी सकते हैं अगर कोई भारतेंदु पर बहुत ज्यादा अध्ययन करना चाहता है उसके लिए। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को आप बिल्कुल ध्यान में रखें, कविता को, नाटक को और जो भी गद्य लिखे गए हैं उनके बारे में। अब अगले जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जिनका जन्म 1886 में हुआ, निधन 1964 में हो गया। जन्म स्थान चीरगांव जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इन्होंने भी स्वाध्याय से ही अपने ज्ञान को बढ़ाया है, सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय अगर मैं कहूंगा तो हो सकता है कि जल्दी से आपको ना समझ में आए, सेल्फ स्टडी ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो मैथिली शरण गुप्त जिनको कि हम राष्ट्रकवि के तौर पर भी जानते हैं, इनका जन्म 1886 में हुआ, निधन 1964 में, चीरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में। स्वाध्याय से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अगर भाषा ज्ञान की बात करें तो हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू के जानकार रहे। इनकी प्रमुख कृतियों में देखेंगे तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, गुरुकुल, विकट भट्ट, सिद्धराज, वैतालिक, किसान, अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास, ये सभी इनकी काव्य कृतियां। मैथिली शरण गुप्त ने अनुवाद भी किए कुछ। पलासी का युद्ध, मेघनाद वध और वित्र संहार इनके प्रमुख अनुदित ग्रंथ हैं। तो संक्षेप में देखें तो मैथिली शरण गुप्त जो कि द्विवेदी युग के खास कवि के तौर पर जाने जाते हैं, इनको हम राष्ट्र कवि के तौर पर भी जानते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको कुछ काम सौंपे हुए थे कि जो भी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र उपेक्षित रह गए हैं उनको विषय बनाकर आप रचनाएं कीजिए। तो इन्होंने साकेत लिखा, यशोधरा लिखा और ढेर सारे इसमें आप देख रहे हैं जो भी
आप रचनाओं को देख रहे हैं वो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम प्राय संक्षेप में निराला के नाम से ही जानते हैं, और इनसे भी रिलेटेड प्रैक्टिस सेट में हमने एक प्रश्न आप सभी से पूछा था और बहुत सारे विद्यार्थी इसका सही जवाब भी बताए थे और आखिर में हमने भी जवाब बता दिया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 1897 में बसंत पंचमी के दिन हुआ था, यानी जिस दिन हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं उसी दिन इनका जन्म हो गया 1897 ईस्वी में। निधन हुआ 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। जन्म स्थान महिषादल जो कि बंगाल में है वहां पर हुआ, और इनका मूल निवास देखेंगे आप तो गढ़ा कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन इनके परिवार के लोग महिषादल बंगाल में भी रहते थे, तो वहां इनका जन्म हो गया। इनके पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो निराला बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। औपचारिक शिक्षा स्वच्छंद स्वभाव के कारण स्कूल तक ही इन्होंने पाया, लेकिन बाद में स्वाध्याय से इन्होंने विद्यार्जन किया। अब बहुत कम लेक्चर देखे होंगे इस तरीके से कि जितने भी कवियों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, भारतेंदु से लेकर निराला तक, सभी में कहीं न कहीं सेल्फ स्टडी की बार बार चर्चा की गई है। और इनकी महानता का कारण यह भी है कि स्वाध्याय। अगर आप भी आगे जाना चाहते हैं अपने जीवन में तो कोचिंग आपको बिल्कुल नहीं खेलना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं से सांकेतिक रूप में सहयोग मिल जा रहा है तो उसका भरपूर आपको लाभ उठाना है। तो निराला देख रहे हैं कि तमाम भाषाओं की जानकारी रखते हुए स्वाध्याय से आगे बढ़ते गए। इनकी विशेष रुचि संगीत और कुश्ती लड़ने में। निराला छायावादी कवियों में ऐसा माना जाता है कि उनका जो शरीर था, काफी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी या फिर उनका जो व्यक्तित्व था अच्छा था, विराट था, हृष्ट पुरुष थे। कई आप चित्रों में देखे होंगे निराला को। तो संगीत का कारण तो एक हो जाता है कि ये बंगाल से थे और इनके ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि का भी प्रभाव रहा। कुश्ती, इनके शारीरिक वेशभूषा के कारण कुश्ती लड़ने में इनका मन रहा होगा। व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से देखें तो भव्य, गौर, कसरती शरीर था। कसरती शरीर आज जिसको हम सामान्य रूप से जिम वाली शरीर कहते हैं, ठीक है, जो जिम में जाके बॉडी बनाते हैं, वो कसरती शरीर इनका निराला का भव्य रूप से ईश्वर द्वारा ही प्रबीत था। स्वाभिमानी थे, आत्मगौरव से परिपूर्ण, तेज और ओज से प्रदीप्त इनका व्यक्तित्व था, जिनका प्रभाव आप इनकी रचनाओं में भी देखेंगे, चाहे वो राम की शक्ति पूजा हो, चाहे सरोज स्मृति हो, चाहे तुलसीदास हो। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो 14 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी मनोहरा देवी से हो गई। रामचरितमानस का नियमित पाठ करने वाली पत्नी की प्रेरणा से निराला की तुलसीदास की कृतियों में गहरी रुचि और तुलसीदास के काव्यों द्वारा ही हिंदी भाषा साहित्य में अनुराग उत्पन्न हुआ। यानी जो निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखा है या फिर तुलसीदास नाम की रचना लिखी हुई है, उसमें उनकी पत्नी मनोहरा देवी का भी योगदान रहा है, उनसे प्रेरणा पाते हुए। कारण यह था कि मनोहरा देवी, जो कि निराला की अपेक्षा थोड़ा सा ईश्वर भक्ति में थोड़ा विश्वास करती थी और उन्होंने रामचरितमानस का नियमित पाठ भी करना शुरू किया था। तुलसीदास की रचनाओं को भी थोड़ा बहुत जानती थी, जिसकी जानकारी निराला को ही, तो उनको प्रसन्नता ही हुई और धीरे धीरे उनका रुझान भी होने लगा। शीघ्र ही शादी के बाद 2 बच्चे भी पैदा हुए। रामकृष्ण त्रिपाठी, शायद हम लोग नहीं जानते होंगे इनको, लेकिन यहाँ पर आप देखिए रामकृष्ण त्रिपाठी निराला के पुत्र। सरोज को हम भली भांति जानते हैं, सरोज स्मृति के कारण। सरोज उनकी पुत्री थी, इनके ऊपर इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है सरोज स्मृति, जिसको कि हिंदी का शोक गीत भी कहा जाता है। ये सब सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रिवीजन के तौर पर भी आप अपने दिमाग में रखिए। सरोज को छोड़कर पत्नी का निधन जल्दी हो गया। 18 वर्ष की उम्र में इनके पुत्री का भी निधन हो गया। पारिवारिक जीवन विपत्तियों से घिरा रहा लगातार, और इसी में संघर्ष करते हुए लगातार ये साहित्य रचना करते रहे, और उसमें इनके जीवन की अभिव्यक्ति या गूंज भी सुनाई पड़ती है। निराला न सिर्फ केवल कविताएं लिखते थे, बल्कि
पत्रिका भी संपादन करते थे, जिसमें कि फेमस पत्रिका का नाम है समन्वय, जो कि रामकृष्ण मिशन की पत्रिका थी। इसके अतिरिक्त मतवाला, माधुरी, सुधा, जागरण से भी इनकी संबद्धता रही। सवाल बन सकता है यहाँ से कि निराला ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया या फिर किन किन से जुड़े रहे। इनकी पहली कविता जूही की कली थी, जो कि 1916 में इन्होंने लिखी, और इस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। इसके बाद निराला की चारों तरफ एकदम से चर्चा होने लगी कि आखिरकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनकी कविता को क्यों वापस कर दिया। ध्यान रखिए कि उस समय फेसबुक और व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि कुछ नहीं था। केवल व्यक्ति को व्यक्ति पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही जानता था। अगर आज ये सब होते तो सेकंड सेकंड में वायरल हो जाते। पहली कविता इनकी जूही की कली थी। अन्य काव्य कृतियों के बारे में बात करें तो काव्य के तौर पर अनामिका पहला कविता संग्रह है। आप अपने दिमाग में प्रकाशन वर्ष ला दीजिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक बार जाकर अपने नोट्स को जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि हर बार प्रकाशन वर्ष बताना भी आप सभी को कमजोर करना होगा। ये सब मेरा मानना है, क्योंकि बार बार अगर उत्तर बता दिया जाएगा तो फिर आप मन नहीं लगाएंगे। इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग में जो भी स्पेस बचा हुआ है उसको लाइए सेल्फ स्टडी के माध्यम से। अनामिका जब मैंने कहा तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आ गया होगा कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा। दो बार इसका प्रकाशन हुआ, दो संस्करण निकला हुआ। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीत गुंज, सांध्य कांकली और अपरा, ये सब काव्यगत रचनाएं रही हैं निराला की। इन्होंने गद्य भी लिखा। गद्य में लीली, सुकुल की बीवी, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कई बार ये देखे होंगे, सुकुल की बीवी पूछा जाता रहा है। निरूपमा, अप्सरा, अलका, चतुरी चमार, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, भिल्लेसुर बकरिया, ये सब इनके कथा साहित्य एवं रेखा चित्र में रहे। निबंध एवं आलोचना में देखा जाए तो प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध पदम, पंत और पल्लव, संग्रह, रविंद्र कविता कानन इनके प्रमुख निबंध और आलोचनात्मक ग्रंथ रहे। बच्चों के लिए अनेक जीवनियां भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखे। अनुवाद भी किए, जिसमें शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि की रचनाओं के अनुवाद किए, जिनकी संख्या लगभग 61 है। निराला रचनावली, जो कि राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, कुल 8 खंडों में विभाजित है। आप कमेंट्स कर बताइए कि रामविलास शर्मा ने निराला को आधार बनाते हुए एक पुस्तक लिखी हुई है, जो कि 3 खंडों में बटी हुई है। आप उसका नाम जरूर कमेंट्स कीजिएगा नीचे, ठीक है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। बाकी उम्मीद है कि विस्तार से जितनी भी जानकारी निराला से रिलेटेड होनी चाहिए थी वो यहाँ पर मिल गई होगी। कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। जैसे सरोज को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन शायद रामकृष्ण त्रिपाठी को कम लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं जो अगले कवि हैं, उनका नाम है नागार्जुन। 8वें नंबर के कवि नागार्जुन। नागार्जुन का संबंध भी विद्यापति की तरह ही बिहार से है। ये भी बिहार के ही कवि हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से कुछ न कुछ सवाल तो आने तय हैं, ठीक है ना। कभी जब सारे पाठ्यक्रम को मैं कंप्लीट कर लूंगा तो बिहार को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में है कि उन कवियों पर चर्चा करूं, क्योंकि बिहार के कवियों को जानना भी जरूरी है। नागार्जुन, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और निधन 1998 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान तरौनी, जिला दरभंगा में है। इनका मूल नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वैद्यनाथ मिश्र है। इसको नोट कर लीजिए। साहित्यिक नाम है नागार्जुन यात्री, और कुछ जगहों पे बाबा भी इनको कहा जाता है। एक दिन मैंने कमेंट्स देखा, एक बच्चे ने लिखा कि इनको बाबा क्यों कहा जाता है। बाबा उसको कहा जाता है जो अपने किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए आप अपने मित्रों को भी कई बार बाबा संबोधित करते हैं। खासतौर से मैंने बीएचयू और जेएनयू में इस शब्द का प्रयोग होते हुए देखा है। खुद अपने दोस्त को ही दोस्त बाबा कहते हैं जब वो किसी चीज में महारत हासिल कर लेते हैं। वैसे तो आप देखेंगे कि केशव दास ने एक जगह जिक्र किया है कि उनके बाल पक गए हैं, तो वहां की जो महिलाएं हैं उनको बाबा कह कर चिढ़ा रही हैं। यहाँ पर लेकिन हमें देखना है कि साहित्यिक नाम के तौर पर नागार्जुन इनको कहा जाता है जब ये बौद्ध धर्म को धारण करते हैं। यात्री नाम से इन्होंने मैथिली साहित्य में रचनाएं की हैं।
ठीक है। शिक्षा देखा जाए तो परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा नागार्जुन ने ली थी। इनकी अभिरुचि घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। राजनीति और जन मुक्ति के आंदोलनों और संघर्षों में सक्रिय रूप से भागीदारी करते थे। अभी तक जितने भी हमने कवियों की चर्चा की, शायद उसमें से कोई ऐसा कवि आपको दिखाई पड़ा होगा जो कि जन मुक्ति के आंदोलनों और संघर्षों में सक्रिय रूप से शामिल रहा हो। रचनाएं की, क्रांतिकारी ढंग की रचनाएं की, लेकिन रचनाएं करना सैद्धांतिक पक्ष है और उन रचनाओं को महसूस करते हुए उस तरीके के आंदोलनों और संघर्षों में शामिल होना व्यवहारिक पक्ष है। तो नागार्जुन जैसा लिखते थे वैसा ही व्यवहार में करते भी थे। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। आप देखेंगे कि राहुल साकृत्यायन के कैटेगरी में नागार्जुन को रखा जा सकता है। सम्मान की बात करें तो मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से भी इनको पुरस्कृत किया गया और साथ में बिहार का शिखर सम्मान भी नागार्जुन को मिला है। प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो नागार्जुन की लंबी चौड़ी कृतियां हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं उस पर खास जोर दूंगा। जिसमें पहली ही रचना है युग धारा। प्राय युग की गंगा और युग धारा काव्य संग्रहों को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। नागार्जुन की जो काव्य कृति है वो है युग धारा। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, चंदना, खिचड़ी विप्लव देखा मैंने, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, ये सभी हिंदी कविता संग्रह है। इनका एक खंड काव्य भी है जिसका नाम है भस्मांकुर। चित्रा पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह है, जिनका अनुवाद हिंदी में भी हो चुका है। धर्मलोक शतकम संस्कृत काव्य ग्रंथ है। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, बलचनमा, वरुण के बेटे, नई पौध आदि नागार्जुन के उपन्यास हैं। संस्कृत की कुछ कृतियों का भी इन्होंने अनुवाद किया। प्रतिनिधि कविताएं संपादित किए डॉक्टर नामवर सिंह ने उनका संपादन किया। नागार्जुन रचनावली कुल 7 खंडों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। तो ये तो लेखा जोखा रहा नागार्जुन के ऊपर, जो भी मोटे तौर पर जानकारी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है कि पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब अगले कवि के तौर पर हम बात करते हैं, उनका नाम है त्रिलोचन। त्रिलोचन जिनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान चिरानी पट्टी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मूल नाम इनका था वासुदेव सिंह। इसके ऊपर आपने नागार्जुन को देखा, उनका भी नाम मूल नाम अलग है और जिसके वजह से हम जानते हैं वो अलग है। त्रिलोचन का भी मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह, जो कि प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। शिक्षा की बात करें तो गांव दोस्तपुर और वाराणसी में प्रारंभिक शिक्षा हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य रत्न इनको मिला। बीएचयू से एमए अंग्रेजी में इन्होंने किया। ध्यान में रखिए आप कि त्रिलोचन जिनको कि हम हिंदी में जानते हैं, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। यहाँ पर एक शब्द मुझे दिखाई पड़ा जो अचानक मुझे याद आ गया, दोस्तपुर। जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को पकड़ कर जाएंगे तो दोस्तपुर का एक आप देखेंगे वहां पर बोर्ड लगा हुआ है। और एक बार मैं लखनऊ जा रहा था, अपने को मैं रोक नहीं पाया और अचानक दोस्तपुर मुझे दिखाई पड़ा, तो मैं वहां पर एक पिक्स खिंचवा लिया, फोटो खिंचवा लिया और इसको मैंने फेसबुक पर रखा भी कि दोस्तों के बीच दोस्तपुर में। वो कहाँ पर है? वो है सुल्तानपुर में। ठीक है। और उसका जुड़ाव आप देख रहे हैं कि त्रिलोचन से। तो इन सारी चीजों को आपको कोरिलेट करके देखना पड़ेगा। आप भी कहीं जाइए तो ध्यान में रखिए। अभी हाल ही में मैं कुशीनगर गया हुआ था, तो कुशीनगर में अज्ञे का संबंध है वहां से, तो मैंने देखा वहां कसया। मैं फोटो खिंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दिन संयोग से बौद्धों का कुछ वो चल रहा था, कुछ यात्रा टाइप की चल रही थी, लोग पैदल मार्च कर रहे थे, तो भीड़ बहुत ज्यादा थी तो हम फोटो नहीं खिंचा पाए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोस्तपुर में त्रिलोचन का जन्म हुआ था। सम्मान के तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश हिंदी समिति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। साथ में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। कृतियों के बारे में बात करें तो काव्य कृति के तौर पर धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूं, अर्धान तुम्हें सौंपता हूं,
अनकहानी भी कुछ कहानी है, फूल का नाम है एक, सबका अपना आकाश, चैती, अमोला, मेरा घर। ये सब कृतियां हैं त्रिलोचन की। इसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि रचनाएं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसमें धरती, गुलाब और बुलबुल तो है ही, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन। आपको कमेंट्स करके बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो त्रिलोचन है उनको किस रचना पर मिला हुआ था। केबीएस के दौरान मैंने बताया हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि जब आप ढूंढेंगे तो आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे और चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ पर अप्रत्यक्षता याद कराने की भी कोशिश की जा रही, ट्रिक के माध्यम से नहीं, आप पे जोर देकर आपको सपोर्ट करके। उस जनपद का कवि, ये भी काफी महत्वपूर्ण रचना है, अर्घान। और इसमें आप देख रहे हैं अमोला, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, एक नजर जरूर दौड़ा लीजिए। गद्य रचनाओं के बारे में बात करें तो देश काल इनका कहानी संग्रह है, रोज नामचा डायरी है, काव्य और अर्थबोध इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है, मुक्तिबोध की कविताएं संपादित की हैं त्रिलोचन। तो त्रिलोचन का भी नाम काफी महत्वपूर्ण है अगर एससीईआरटी के पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से देखें तो। अब हम बात करते हैं कि अगले जो कवि हैं वो हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ नाम से हिंदी साहित्य में ढेर सारे साहित्यकार हुए, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, और भी हैं। तो केदारनाथ सिंह के बारे में बात करें तो थोड़ी सी और निकटता ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे गृह जनपद और कर्म क्षेत्र के बीच के जिला से इनका संबंध है। खैर चलते हैं, बात करते हैं केदारनाथ सिंह के ऊपर। इनका जन्म 1932 में हुआ, चकिया जिला बलिया में, उत्तर प्रदेश। वैसे चकिया आपने सुना होगा कि चंदौली में भी है, लेकिन ये चकिया जो है वो बलिया में। तो चकिया बलिया दोनों को ध्यान में रखिए, उत्तर प्रदेश में। शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया एमए पीएचडी की वाराणसी से, प्राध्यापक के तौर पर भी रहे, जेएनयू में ये प्राध्यापक प्रोफेसर के तौर पर थे। और मुझे याद है कि इनसे सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा दोनों पढ़ने का अवसर मिला हुआ, और कई बार अलग अलग जो भी सेमिनार होते थे वहां पर भी इनको सुनने का मौका मिला था। तो जब लेक्चर हम तैयार करते हैं और ऐसे कवियों का जिक्र होता है तो वो स्मृतियां तुरंत सामने आ जाती हैं। इन अनुभवों का उपयोग आप सभी को मिल सकता है। तो चकिया जिला बलिया में इनका जन्म हुआ 1932 में। बीएचयू, यूपी कॉलेज इत्यादि से भी इनका संबंध रहा। अध्यापक के तौर पर है जेएनयू, और पहले किसी महाविद्यालय में भी थे, पडरौना में थे प्राध्यापक शुरुआत में, और बाद में वाराणसी और नई दिल्ली तक पहुंचे। भारतीय भाषा विभाग, यहाँ पर विभाग दे दिया गया है लेकिन इसका नाम है भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भी इनका संबंध रहा, जैसा कि मैंने बताया भी। और वहीं से ये सेवा मुक्त हुए लेकिन स्वतंत्र लेखन करते रहे। सम्मान के तौर पर साहित्य अकादमी, कुमारन आशान कविता पुरस्कार, दयावती मोदी कविता पुरस्कार आदि इनको दिया गया। और बाद में इसमें जिक्र नहीं किया गया है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है केदारनाथ सिंह को। और मार्के की बात यह है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो राशि है लगभग 11 लाख के आसपास में है, लेकिन जो संचालक महोदय थे, घटना है ये, और उन्होंने गलती से बोल दिया 33 लाख। तो लोग आपस में बातचीत करने लगे कि रातों रात क्या राशि बढ़ा दी गई है। बाद में उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि नहीं, 11 लाख ही है, मैंने गलती से बोल दिया। तो कई बार इसका केदारनाथ सिंह के सामने लोग बोला भी करते थे कि आपको तो 33 लाख मिलने वाला था, लेकिन बाद में 11 लाख ही मिला। तो ये केवल इस तरीके से घटना होने की वजह से मैंने इसका जिक्र कर दिया। इसको लिखित या साक्ष्य के रूप में आप नहीं कभी प्रस्तुत करेंगे, बस जानकारी ध्यान में रखिए, गलतियां तो हो जाती हैं। अगर केदारनाथ सिंह के काव्य कृतियों के बारे में बात करें तो अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ इनकी कविता संग्रह, और सभी कविताएं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कल्पना और छायावाद इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है। आधुनिक ही हिंदी कविता में बिंब विधान बहुत ही बेहतरीन कविता है। जो भी बिंबों पर काम करना चाहता है या फिर बिंब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, इस पुस्तक को पढ़ सकता है। मेरे समय के शब्द, ये सब क्या है कि आलोचनात्मक ग्रंथ हैं या फिर आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। प्रतिनिधि कविताएं संपादित किए परमानंद श्रीवास्तव, जो कि राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। तो केदारनाथ सिंह जो कि
हम देखते हैं कि सप्तक से भी जुड़े हुए हैं। हमारे कई विद्यार्थी हैं जो कि बता देंगे कि ये किस सप्तक से हैं, और देखा जाए तो ये समकालीन हिंदी कविता के कवि के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, हम बात करते हैं अगले जो कवि हैं, उनका नाम है नरेश सक्सेना, जिनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश। बीई ऑनर्स जबलपुर से किया, फिर एमई पीएचडी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन कलकत्ता से किया। आप देख रहे हैं कि विशुद्ध तरीके से इनका संबंध साहित्य से नहीं है, बल्कि रुचि के आधार पर ये कविताएं इत्यादि लिखना शुरू किए। व्यवसाय में सबसे पहले उत्तर प्रदेश जल निगम में उप प्रबंधक के तौर पर थे। टेक्नोलॉजी मिशन के कार्यकारी निदेशक थे, और त्रिपोली लीबिया में वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर भी इनको रखा गया। सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए। बुंदेलखंड ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण उन्नयन योजना से भी ये संबंध रहे। संपादन के तौर पर देखें तो साहित्यिक पत्रिका आरंभ का इन्होंने संपादन किया, साथ में वर्ष और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका छाया नट का भी इन्होंने सह संपादन किया है। तो इस बिंदु को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आरंभ, वर्ष और छाया नट का संपादन किया नरेश सक्सेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि गतिविधियां। टेलीविजन और रंगमंच के लिए ये काम किए। हर क्षण विदा है, 10वीं दौड़, एक हती मन्नू बुंदेली में इन्होंने लिखा। एक नाटक लिखा आदमी का आ। देख रहे हैं नाटक आदमी का आ, कई बार आप सुनते होंगे कि मैं इसका ए नहीं जानता हूं, इसका बी भी नहीं जानता हूं, तो आदमी का जो है क्या, आ है। देश की कई भाषाओं में 5000 से ज्यादा बार प्रदर्शित हो चुकी है। संबंध, जल से ज्योति, समाधान और नन्हे कदम आदि लघु फिल्मों का इन्होंने निर्देशन किया। अपनी पत्नी विजय नरेश द्वारा निर्देशित फिल्म वित्त फिल्मों जौनसार बावर और रसखान का आलेखन भी किया है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि नरेश सक्सेना का संबंध साहित्य से भी है और सिनेमा से भी है। 2006 में पहल सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। पहल क्या है? एक पत्रिका है। इसके संपादक कौन है? हमारे गंभीर विद्यार्थी कमेंट्स करके तुरंत बता देंगे, मैं अभी आंसर नहीं बताने वाला हूं। 2006 में इनको पहल सम्मान दिया गया। 1992 में निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। 1973 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का इनको सम्मान दिया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहां पर है, ये आप रिवीजन के तौर पर अपने दिमाग में रख लीजिए, इलाहाबाद, जिसको कि हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। कविता संकलन क्या रहा? समुद्र पर हो रही है बारिश। समुद्र पर हो रही है बारिश, शीर्षक देखिए, बहुत ही चमत्कृत करने वाला शीर्षक है कि समुद्र पर बारिश होगी तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये थे नरेश सक्सेना। बात करते हैं आज के जो आखिरी कवि हैं, अरुण कमल, जिनको कि हम समकालीन कवियों के क्रम में देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन कवि हैं। इनका भी संबंध बिहार से है। तो जाहिर सी बात है कि आज हमने जितने भी कवियों की बात की उसमें से शायद ये तीसरे कवि जिनका संबंध बिहार से है। और यहाँ से सवाल बनने तय है, अगर बिहार अपनी अस्मिता को ध्यान में रखता है तो। चलते हैं, बात करते हैं कि अरुण कमल का जन्म कब हुआ। 15 फरवरी 1954 में हुआ। जन्म स्थान नासरीगंज, जिला रोहतास, बिहार में है इनका जन्म स्थान हुआ। माता पिता में सुरेश्वरी देवी माता, कपिल देव मुनि इनके पिताजी थे। प्रारंभिक शिक्षा अनेक गांव कस्बों में हुई, बारुन, शेरघाटी, गया, कुदरा। यानी देख रहे हैं कि इनका जो जीवन है वो स्थायी नहीं, और जिस भी व्यक्ति का जीवन स्थायी नहीं होता है उसमें संघर्ष और रचनात्मक कर्म करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आप देखेंगे कि जो पहले ही बार में सेंट्रल में चला गया या फिर स्टेट में चला गया, उसकी जो प्रतिभा होती है वहीं से धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाती है। जो जितना भटकेगा उतना ही मेहनती होगा, उतना ही रचनात्मक भी होगा, जिसका आप प्रभाव अरुण कमल के ऊपर भी देखेंगे। बाद में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा हसन बाजार से की, वहां पर जो भी कॉलेज था। उच्च शिक्षा इन्होंने पटना विश्वविद्यालय पटना से की है। पुरस्कारों की बात करें तो भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार 1980 में दिया गया। भारत भूषण अग्रवाल का संबंध सप्तक से जुड़ा हुआ है। आपके मन में आ गया होगा कि कौन से सप्तक, उन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया गया, अभी भी दिया जाता है 1980 में। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1989 में। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1990 में। रघुवीर सहाय
स्मृति पुरस्कार 1996 में, शमशेर सम्मान 1997 में इनको दिया गया है। और जब इन पुरस्कारों को मैं देख रहा हूँ तो कोई ऐसा नाम मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है जो सप्तक से न जुड़ा हुआ। श्रीकांत वर्मा को अगर हम छोड़ दें तो इसमें लगभग जितने भी कवि हैं किसी न किसी सप्तक से जुड़े हुए हैं। नए इलाके में कविता का संकलन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नए इलाके इनकी बहुत ही फेमस कविता भी रही है और कविता संग्रह भी रहा है, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1998 ईस्वी में मिला। अन्य सम्मान दिए गए इनको एफ्रो एशियाई युवा लेखक सम्मेलन, राजा विले सम्मान मिला कांगो में भारत के प्रतिभागी के तौर पर, साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद एवं सलाहकार समिति के सदस्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी से सम्मान मिला, शिमला की सोसाइटी के सदस्य के तौर पर है, जिसको कि जहां पर रिसर्च होता है जिसका नाम है IIAS। ठीक है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में भी रहे, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की कार्य समिति के सदस्य रहे। तो कहने का मतलब यह है कि जितना इनका शुरुआती आप देख रहे हैं कि जीवन अस्थायी था, आगे चलकर ये बड़े बड़े कमेटियों में और समितियों में शामिल रहे। यात्राएं भी की, कांगो गए, रूस, चीन, इंग्लैंड, पाकिस्तान, म्यांमार की यात्राएं की। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफी काम रहा। प्रभात खबर जो काफी फेमस अखबार है, खासतौर से बिहार इत्यादि में तो ये अखबार खूब चलता है। रांची के लिए अनुस्वार नामक अनुवाद स्तंभ भी इन्होंने लिखा। नव भारत टाइम्स पटना के लिए जनगण मन में ये स्तंभ लिखा करते थे। स्तंभ मतलब आलेख लिखते थे। तो पत्रकारिता से भी इनका जुड़ाव था। कृतियों के बारे में बात करें तो इनकी ढेर सारी कृतियां हैं, जिसमें अपनी केवल धार, अपनी केवल धार बहुत ही बेहतरीन कविता है। अभी हाल ही में मैं दूरदर्शन केंद्र में गया हुआ था तो अरुण कमल की कुछ कविताओं को हमने विशेष तौर पर पढ़ा हुआ था। अपनी केवल धार जो कि अपने परंपरा को याद करते हुए यहाँ पर बताया गया कि सब कुछ पुराना है, अगर कोई नई चीज है तो वो धार है, यानी जो शैली है, कहने की जो स्टाइल है या फिर विषय वस्तु है वो बस नहीं है, वो ही क्या है, नहीं है। अपनी केवल धार। सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, ये कविता संग्रह है। कविता और समय आलोचना, वियतनामी कवि तो हूं की कविताओं की टिप्पणी की पुस्तिका, रूसी कवि मायोस्को की आत्मकथा, अंग्रेजी में वॉयसेज नाम से, भारतीय युवा कविता किपलिंग का जंगल बुक, सभी का इन्होंने अनुवाद किया है। साथ ही देश विदेश के अनेक साहित्यकारों की कविताओं और लेखों का अनुवाद पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। इनका जो संबंध रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर के तौर पर थे और आलोचना पत्रिका के संपादक भी रहे। जिस तरीके से सरस्वती पत्रिका का जिक्र हम आलोचना के इतिहास मतलब पत्रकारिता के इतिहास में करते हैं, वैसे ही आलोचना पत्रिका का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके संपादकों में शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, अरुण कमल का नाम इसमें लिया जा सकता है। वर्तमान में कौन है इसकी जानकारी हमारे गंभीर विद्यार्थी कमेंट्स करके बता सकते हैं। कमेंट्स में इसलिए जोर दे रहा हूं, मैं अपने विद्यार्थियों को मौका देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एकालाप कर रहा हूँ, नोट्स आपके सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो मेरा एकालाप हुआ, लेकिन जब आप कमेंट्स करेंगे तब सही मायने में संवाद होगा। तो उम्मीद है कि बीपीएससी 11वीं 12वीं शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए हमने जो नोट्स प्रस्तुत किया, रचनाओं को केंद्र में रखते हुए, रचनाकारों को केंद्र में रखते हुए और उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को, वो आप सभी को अच्छी लगी होंगी। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।